नमस्कार। मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, सभी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके यूनिट फर्स्ट का अंतिम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है वॉयज अकाउंट यानी जहाजी यात्रा लेखे। ये जहाजी यात्रा लेखे जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, जहाज की यात्रा के संबंध में जो लेखे रखे जाते हैं वो जहाजी यात्रा लेखे हुए। इसको थोड़ा सा और अपने सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो जैसे कई बार नाम आता है एसएस सागर, एसएस जलियान, ये फ्लास शिपिंग कंपनी, ये शिपिंग कंपनी होती हैं। उनके जहाज़ होते हैं जो एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह की यात्रा करते हैं और ये जहाज़ माल और यात्री इनको ढोने का काम करते हैं। तो जब क्या होता है कि जब कोई जहाजी कंपनी होती है, चूँकि एक जहाज़ जैसे मुंबई से लंदन की यात्रा पर गया तो कई महीने लग जाते हैं, वो जाता है, फिर वापस आने की इस यात्रा के दौरान कई महीने लग जाते हैं। और मान लीजिए उस एक जहाज़ के 2, 3, 4 ट्रिप हो सकते हैं एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह के साल के अंदर। तो क्या होता है कि कोई भी जहाजी कंपनी जब कोई जहाज़ किसी यात्रा पर भेजती है, किसी ट्रिप पर भेजती है, तो प्रत्येक जहाजी यात्रा का लाभ हानि जानना चाहती है। प्रत्येक जहाजी यात्रा का लाभ हानि जानना चाहती है और इसके लिए वह केवल उस ट्रिप का ही एक वॉयज अकाउंट तैयार करती है। यानी प्रत्येक जहाजी यात्रा का एक अलग खाता तैयार किया जाएगा जो हर जहाज की यात्रा के लाभ या हानि को बता देगा। मान लीजिए उस जहाजी कंपनी के ऐसे साल में 4 बार ऐसी ट्रिप हुई तो 4 जहाजी यात्रा खाते बनेंगे। प्रत्येक जहाजी यात्रा खाते का लाभ या हानि जो होगा उसे उस जहाजी कंपनी के जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चूंकि हर जहाजी यात्रा का लाभ या हानि जाएगा, इसलिए वर्ष के अंत में वह जहाजी कंपनी इन सब को मिला करके अपना पूरे वर्ष भर का लाभ या हानि ज्ञात कर लेगी। हमारा यहाँ मकसद पूरे वर्ष भर के लाभ हानि की जानकारी की बजाय किसी पर्टिकुलर ट्रिप की यात्रा या से संबंधित जो लाभ या हानि है उसकी गणना करना होता है। और इस प्रकार की लाभ या हानि की गणना करने के लिए हम एक वॉयज अकाउंट तैयार करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो वॉयज अकाउंट बनाया जाता है ठीक उन्हीं नियमों से बनाया जाता है जिन नियमों से अपन लाभ हानि खाता बनाते हैं। यानी एक पक्ष आय का होगा और दूसरा पक्ष डेबिट पक्ष है वो खर्चों का होगा और क्रेडिट पक्ष आय से संबंधित होगा। तो ये आय और व्यय की मदों को हम क्रेडिट या डेबिट में लिखकर एक वॉयज अकाउंट बना लेते हैं और इसका बैलेंस उस जहाजी कंपनी के सामान्य लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पर और भी कई जो जहाज़ हो सकते हैं उनका भी सबका लाभ उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी एक ही जहाज़ की कई यात्राओं के लाभ हानि को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फिर उसके पूरे बिजनेस का लाभ हानि ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं, कुल मिलाकर के हम कहाँ पर आ गए कि एक हमें वॉयज अकाउंट तैयार करना है। इस वॉयज अकाउंट के 2 पक्ष होंगे लाभ हानि खाते की तरह। एक क्रेडिट पक्ष होगा जिसमें आय संबंधी मदें दिखाई जाएंगी और एक डेबिट पक्ष होगा जिसमें व्यय संबंधी, खर्चे संबंधी मदें दिखाई जाएंगी। जब क्रेडिट पक्ष की बात हम पहले ले लेते हैं, जो कि किसी जहाजी कंपनी की आय, इनकम होती है, कमाई होती है, उससे रेवेन्यू मिलता है उसको। इसमें सबसे पहला आइटम है भाड़े का, जिसको हम फ्रेट के नाम से जानते हैं। भाड़ा हमेशा माल का होता है, भाड़ा हमेशा माल का होता है। ये माल जो जहाजी कंपनियां एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर ले जाती हैं या लाती हैं,
तो उसके बदले अपने ग्राहकों से भाड़ा लेती हैं, और ये भाड़ा जाने और आने का अलग अलग हो सकता है। जाने का मतलब आउटवर्ड जर्नी और इनवर्ड जर्नी। जैसे मान लीजिए मुंबई से लंदन जाने का भाड़ा हुआ तो आउटवर्ड जर्नी हुआ, और लंदन से वापस आने का हुआ तो इनवर्ड जर्नी का हुआ। तो जाने और आने के भाड़े अलग अलग रेट हो सकती है। प्रायः ये भाड़ा प्रति टन दिया हुआ होता है। जैसे मान लीजिए 100 टन या 50 टन ले गए, और 1000 रुपये प्रति टन के हिसाब से या 10,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से जो भी है रेट दी जाएगी प्रति टन के हिसाब से। तो हम उसको गुणा करके टनों को और कुल भाड़ा निकाल लेंगे। यहाँ भाड़े के अंदर एक बात और ध्यान रखने की है कि कभी कभी क्या होता है कि अधिभार या सरचार्ज दे दिया जाता है। ये सरचार्ज उस भाड़े पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से वसूल किया जाता है जो भाड़े के अलग अलावा होता है। यदि सरचार्ज आपको दे दिया जाता है तो हम सरचार्ज को भाड़े में जोड़ करके ही असली भाड़ा निकालते हैं या फ्रेट की गणना करते हैं। तो आगे से फिर क्या होगा कि सरचार्ज हमने ऐड कर दिया, सरचार्ज ऐड करने के बाद जो भाड़ा बनता है वही भाड़ा हमारे लिए आगे के कैलकुलेशंस में कंसीडर किया जाएगा। तो ये भाड़े की बात। दूसरा जो इनकम का सोर्स है वो है प्राइमेज, जिसको अतिरिक्त भाड़ा भी कहते हैं। यह प्राइमेज जो है किसी समय तो ये जहाजी कर्मचारियों को, कप्तान को दिया जाता था, जो कि मोटिवेशनल एक फोर्स का काम करता था। वह अपने कर्मचारियों को इसको एक्स्ट्रा एक गिफ्ट के रूप में देता था, वो उनको हौसला अफजाई करने के लिए उनके ऊपर खर्च कर देता था। लेकिन अभी ये जहाजी कंपनी कमाई होती है, और ये जहाज के जो भाड़ा होता है उसके एक निश्चित प्रतिशत की दर से ये प्राइमेज यानी अतिरिक्त भाड़ा वसूल किया जाता है, जो कि जहाजी कंपनी की कमाई होती है। तीसरा इसके अंदर जो है, और ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें प्राइमेज, जैसे भाड़ा आपने लिखा आउटवर्ड इनवर्ड अलग अलग दिखेंगे, उसी तरीके से प्राइमेज भी आउटवर्ड और इनवर्ड का अलग अलग लिखेंगे। चाहे उसमें भाड़ा एक ही प्रतिशत से जाने का और आने का हो, फिर भी हम उसको दिखाएंगे अलग अलग। जैसे कि भाड़े को अगर जाने का और आने का अलग अलग दिखाया है तो वैसे ही प्राइमेज को भी अलग अलग दिखाएंगे। तीसरा इसके अंदर है पैसेंजर फेयर, जिसको हम यात्री किराया कहते हैं। जैसे माल को ढोने के लिए किराया लिया जाता है उसको तो हम भाड़ा कहते हैं, और ये पैसेंजर फेयर होता है, यानी इसको हम पैसेंजर फेयर कहते हैं। यात्री को ले जाने और लाने के लिए जो किराया लिया जाता है, ये भी जहाजी कंपनी की आय होती है। एक पैसेज मनी होता है जिसको मार्ग जो है कहते हैं, मार्ग राशि कहते हैं। ये वास्तव में रास्ते में होने वाले कुछ व्ययों की भरपाई करने के लिए जो है वो कुछ जहाजी कंपनियां हैं वो ये वसूल करती हैं। तो ये कुछ जहाजी कंपनियां ही हैं वो राह खर्च के नाम से अलग से वसूल करती हैं, जिसका पृथक रूप से अगर इस तरीके की कोई बात है तो हम लिख देते हैं। इस तरीके से मैक्सिमम 4 तरीके की चीज़ें जो हैं वो इसके क्रेडिट पक्ष की मदें होती हैं। अब अपन आते हैं डेबिट पक्ष की मदों पर। डेबिट पक्ष की मदों के अंदर बहुत सी मदें होती हैं, लेकिन इसमें कुछ आइटम्स होते हैं जो जहाजी कंपनी की नेचर के हिसाब से, यानी जहाज के बिजनेस के हिसाब से वो खर्चे होते हैं। और इन खर्चों के अंदर सबसे पहला खर्चा होता है कंज्यूमेबल स्टोर्स या स्टोर्स कंज्यूम्ड, उपभोग्य सामग्री। उपभोग्य सामग्री से हमारा यहाँ अभिप्राय ये है कि एक जहाजी कंपनी के द्वारा उसके जो भोजन पानी आदि के लिए जो आवश्यक सामान होता है, वो सामान जो होता है वो उसके ऊपर जो खर्चा होता है उसको हम कंज्यूमेबल स्टोर्स कहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई मान लीजिए वर्ष के अंत में उस यात्रा के अंत में कोई स्टॉक रह जाता है तो उसको हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स कहते हैं। तो इस ऐसे क्लोजिंग स्टॉक को हम डेबिट पक्ष में ही स्टोर्स परचेज के में से अपन माइनस कर देते हैं, तो वो स्टोर्स कंज्यूम्ड कहलाता है। एक स्टोर्स परचेज्ड होता है, एक स्टोर्स कंज्यूम्ड होता है। तो हमें अगर अंतिम स्टॉक दिया हुआ है तो हम स्टोर्स कंज्यूम्ड निकाल लेते हैं अंतिम स्टॉक को माइनस करने के बाद में। तो ये तो हमारे जैसे एक तरह से खाने पीने की आवश्यक सामग्री का विशेष तौर से एक बंकर लागतें होती हैं जिसको हम बंकर कॉस्ट कहते हैं। बंकर का यहाँ एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि जो एक जहाजी जो कंपनी जहाज जो होता है उसको चलाने के लिए जो ईंधन की आवश्यकता पड़ती है एक्चुअल में वही बंकर होता है। तो इसमें कोयला, डीजल, समुद्री पानी, ये उस जहाज को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इनकी जो लागत होती है उसको हम बंकर कॉस्ट कहते हैं।
और तीसरा इसमें है माल को लदाने और उतारने का वे या कूली का खर्चा। इसको एक्चुअल में इसका जो वर्ड है वो डेफिनेशन के हिसाब से जो वर्ड आता है वो एक तो होता है माल को लदाने का खर्चा, उसको हम स्टीवरिंग कहते हैं, और दूसरा होता है माल को उतारने का खर्चा जिसको हम लाइटरेज के नाम से जानते हैं। तो ये खर्चा हुआ स्टीवरिंग एंड लाइटरेज, ये खर्चा हुआ। नेक्स्ट है पोर्ट चार्जेस जिसको हम बंदरगाह प्रभार कहते हैं। ये खर्चा इस तरीके का खर्चा होता है कि जैसे जहाज की कंपनी के जो जहाज हैं वो बंदरगाह में प्रवेश करेंगे, कुछ समय तक जब तक ये माल लदेगा नहीं तब तक वो बंदरगाह में पड़े रहेंगे, हार्बर में वो रहते हैं, उनके रहने के लिए मतलब रुकने के लिए जगह होती है, उनको स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। उसके बदले जो पोर्ट अथॉरिटीज जो होती हैं, जो बंदरगाह सत्ता होती है, उनको पेमेंट किया जाता है, क्योंकि वो आपको एक तरह से लैंड होने के लिए, वहाँ पर लैंड होने के लिए जो है वो बंदरगाह पर जहाज़ों के रुकने के लिए एक फैसिलिटी प्रदान करते हैं, उसके बदले वो एक प्रभार वसूल करते हैं। और इसके बाद में आता है कर्मचारियों को दिया जाने वाला कोई भी वेतन, मजदूरी, उनके भत्ते, पारिश्रमिक जो कर्मचारियों को दिए जाते हैं मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में, वो सभी खर्चे हैं, वो भी इसके डेबिट पक्ष में आते हैं। इसके बाद में आता है स्थायी व्यय, कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं। ये वास्तव में स्थायी व्यय वो व्यय होते हैं जो कि कार्यालय, उसी जहाजी कंपनी के कार्यालय से जिनका ज़्यादातर संबंध होता है, वो कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन हो सकता है, कार्यालय व्यय हो सकते हैं, या एक तरह से ब्याज की राशि भी हो सकती है। और इस प्रकार की जो स्थायी खर्चे होते हैं उनको अवधि के अनुपात में, उसकी यात्रा अवधि के अनुपात में उसे डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ये स्थायी व्यय होते हैं। अब आते हैं हम इंश्योरेंस पर, बीमा पर। बीमा का जो खर्चा है वो दो प्रकार का होता है किसी जहाजी कंपनी के उस जहाजी यात्रा के संबंध में। एक तो जहाज का बीमा होता है। जहाज का जो बीमा होता है, इंश्योरेंस ऑफ शिप, वो जहाज की लागत के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार तो ये दे दिया जाता है कि भाई जहाज का बीमा लागत का 1% या आधा प्रतिशत वो जो है वो जहाज की यात्रा के लिए उसका जो है मूल्यह्रास है। अगर ऐसा नहीं है, सॉरी मूल्यह्रास नहीं, वो बीमा है। यदि ऐसा नहीं है तो यदि कोई अवधि का कहीं है कि भाई वार्षिक रूप से इतना बीमा किया जाता है, तो मान लीजिए 3 महीने का उसका जो है वो मान लीजिए ट्रिप होता है, तो 3 महीने का इंश्योरेंस होगा, वो इस काउंट के डेबिट में आ जाएगा। 12 महीने का जो है वार्षिक देने पर जो है उसको 3 महीने से अनुपातिक कर लिया जाएगा। दूसरा इंश्योरेंस उसका होता है भाड़े का बीमा। तो भाड़े के बीमा की गणना हम कैसे करते हैं? भाड़ा अगर नहीं वसूल होता तो बीमा कंपनी देती है उस भाड़े को, तो भाड़ा वसूल करने के लिए जो बीमा करवाया जाता है वो भाड़े का बीमा कहलाता है। तो भाड़े के बीमा की गणना जो होती है वो फ्रेट प्लस प्राइमेज पर एक निश्चित प्रतिशत से की जाती है। फ्रेट प्लस प्राइमेज का एक निश्चित परसेंटेज है, वो भाड़े का बीमा कहलाता है, तो उसकी गणना की कर ली जाती है। और वो तो दो प्रकार के बीमा होते हैं, दोनों को आप डिफरेंटली ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आता है दलाली ब्रोकरेज। ब्रोकरेज एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ एजेंट्स होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है और वो एजेंट्स कंपनी के लिए ग्राहक लाते हैं, उनके लिए सामान बुक करवाते हैं, भाड़ा वसूल करते हैं। तो ये सारे काम एजेंटों के मार्फत होते हैं। लेकिन यदि कोई एजेंट अपने प्रधान यानी बीमा कंपनी के नाम से कोई इस तरीके के ग्राहक लाता है, तब तो वो दलाली कहलाती है, इसको ब्रोकरेज कहते हैं। और उसकी जो गणना होती है वो वैसे ही भाड़ा प्लस प्राइमेज, जैसे कि इंश्योरेंस में था, उसी तरीके से भाड़ा प्लस प्राइमेज पर उसकी गणना, दलाली की गणना यानी ब्रोकरेज की गणना की जाती है। और इस ब्रोकरेज के साथ ही एक दक्षता कमीशन यानी जिसको हम एड्रेस कमीशन कहते हैं वो आता है। एक्चुअल में दलाली और एड्रेस कमीशन में थोड़ा स्लाइट सा डिफरेंस ये है कि वो भी एजेंटों को दिया जाता है, एड्रेस कमीशन भी एड्रेस एजेंटों को दिया जाता है। फ़र्क ये होता है कि दलाली एक्चुअल में वो कंपनी के नाम से दलाल का काम करते हैं, जबकि एड्रेस कमीशन में वो स्वयं दलाल अपने नाम से बिजनेस करते हैं एक तरह से, और अपने नाम से ही वो जो है वो बुक करवाते हैं, अपने नाम से ही वो ग्राहक जो हैं उनको बुक करवाते हैं और दलाली वसूल करते हैं, वो उनसे भाड़ा वसूल करते हैं, तो उसके बदले वो दलाली लेते हैं। तो ये काम जब वो खुद अपने नाम से करते हैं तो उसको हम दक्षता कमीशन या एड्रेस कमीशन कह देते हैं। बाकी बात वही है कि वो ग्राहक लाने के लिए, माल बुक कराने के लिए या भाड़ा वसूल करने के लिए इन एजेंटों की नियुक्ति की जाती है, और उनको दिया जाने वाला कमीशन जो होता है वो दलाली और दक्षता कमीशन की श्रेणी में आता है। अब आता है इसमें एक मूल्यह्रास के संबंध में।
तो मूल्यह्रास तो अपन जानते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन होता है, वो जहाज़ के ऊपर, उसकी जहाज़ की जो लाइफ होती है उसके ऊपर स्थायी किस्त पद्धति से मोस्टली ये वसूल किया जाता है, उसको चार्ज किया जाता है डेबिट पक्ष में। और इसमें एक सिंपल बात ये होती है कि जैसे जितनी कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को उस जहाज़ की लाइफ में डिवाइड कर देते हैं, वो सालाना कॉस्ट आ जाती है, डेप्रिसिएशन आ जाता है, और उसको जहाज़ की यात्रा मान लीजिए 3 महीने की रही है तो 3 महीने के अनुपात में, यात्रा अवधि के अनुपात में उसको जो है वो ऐसा मूल्यह्रास निकाल करके उसको डेबिट कर लिया जाता है। और अंतिम खर्चा विविध व्यय है, जो खर्चे बच को और कोई कुछ भी नहीं आए ऊपर, ऐसे खर्चों को हम जो जहाजी कंपनी के द्वारा किए जाते हैं या जहाज के द्वारा किए जाते हैं रास्ते में, तो उनको हम विविध व्यय के नाम से या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नाम से उनको डेबिट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो पूरा वॉयज अकाउंट है, उसके डेबिट, क्रेडिट और डेबिट पक्ष के सभी आइटम्स अपन ने कर लिए हैं। ये आइटम एक्चुअल में जो है वो लाभ हानि खाते की तरीके से ही है, खर्चे और आयों का थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो अपन को ध्यान में यहाँ रखना है। ये कार्य जब अपन ने पूरा करने के बाद, चूँकि वैसे तो अपन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर के उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पहले पूरा कर रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट टर्म पर अपन ऐसी यात्राओं के बारे में कुछ 1-2 बातें और हैं इनकम्प्लीट वो इससे रिलेटेड, वो बातें अपन करने के बाद में इसकी कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपसे कहता हूँ प्यारे बच्चों, आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें। आगे आने वाले कुछ समय के अंदर आपके लिए जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट गूगल फोरम पर हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे, आपको लिंक देंगे और आपका पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करेंगे, उसमें आपको वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है और उसके बाद में आपका सारा स्कोर आपकी स्प्रेडशीट पर शो कर देगा। इसलिए आप तैयारी करें। जो चैप्टर आपके अब तक बताए गए हैं, टोटल ये जैसे अब तक 11 वीडियोज़ हो गए, इसमें 2 या 3 जितने वीडियोज़ और आ जाएंगे वॉइस काउंट के, उसके बाद में आपके जो है वो आपका टेस्ट जो है वो ऑनलाइन अपन टेस्ट आयोजित करेंगे। लेकिन ये टेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता, उसके लिए तैयारी करना होता है, उसके लिए वीडियोस देखना होता है, किताबें पढ़ना होता है, सवाल निकालने होते हैं। तो आप लगातार अगर इससे कांटेक्ट में रहेंगे तो ही आपको उसका आनंद आएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को तैयार करना, उनको हिंदी में तैयार करना, इंग्लिश में तैयार करना, उसके बाद में सारी एक्सरसाइज को करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, चाहे आप सारे गलत ही क्यों नहीं करें, लेकिन आप पार्टिसिपेट कीजिए ना। पार्टिसिपेट अगर आप करेंगे तो ये हमारे लिए भी एक हौसले की बात होती है कि बच्चे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप पढ़ कर के आएंगे, देख कर के आएंगे अच्छी तरह से, तो आपकी एक नियमितता बनेगी। इससे आपको मान लीजिए अब एक चैप्टर के अपन 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं, 4 चैप्टर में 40-50 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं और इस तरीके से आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक आपके सामने हो जाता है। तो ये आपके लिए ही हित के लिए है कि आप इसको रेगुलर रूप से आपका टेस्ट रहें। बार बार हम निवेदन करते हैं आपसे कि आप जो है कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो सकें। हम व्हाट्सएप के ऊपर आपको शेयर करते हैं, लेकिन आपको कॉलेज का यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये आपके महाविद्यालय का यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको सारे वीडियोस इसमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई आपका साथी अगर आपसे ये कहता है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है, हो सकता है कि इसका रीज़न ये रहा हो कि वो उसके जो मोबाइल नंबर हैं वो शायद व्हाट्सएप ग्रुप के कोई होंगे नहीं या दूसरे मोबाइल नंबर दिए हुए होंगे। अगर इस तरीके की कोई बात आपके साथी के सामने शिकायत होती है तो आप ज़रूर उसको ये कहें कि वो हमारे से कांटेक्ट करें। हमारे किसी भी 4 फैकल्टी मेंबर जो ABST के हैं या EFM के हैं, एक 6 टोटल मेंबर हैं EFM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कि व्हाट्सएप में इसमें दिए हुए हैं एडमिन के रूप में। आप ज़रूर उनको, उनमें से किसी से भी आप कांटेक्ट करें और आपको ऐड कर दिया जाएगा आपके साथी को। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से आप इसको अटेंड करते रहें। सारे नोट्स में फिर से बता देता हूं आपको कि ये नोट्स जो हैं ये आपको PDF फॉर्म में आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रत्येक वीडियो के नीचे ज़रूर मिल जाएंगे। एक लिंक दिया हुआ मिलेगा, उसको जो ही आप दबाएंगे आपके सामने